दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी के एमपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने हिंदी, इंग्लिश और आपका भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र विषय के हमने जो मॉडल पेपर हैं, ऑफिशियल मॉडल पेपर हैं बोर्ड का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। तो आप चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बायोलॉजी का कंप्लीट मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। वो प्रश्नमांक पहले से लेकर आपके लास्ट प्रश्नमांक 20वें तक सभी प्रश्नों का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, समझाऊंगा, अथवा शायद हम प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। मॉडल पेपर से आपको क्या है, पेपर पैटर्न पता चल जाएगा और आपकी मेन बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, साथ ही आपका डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है वो भी यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है तैयारी करनी है। इसलिए आपको क्या है बायोलॉजी के पेपर का जो मॉडल पेपर है यार, सभी विषय के मॉडल पेपर आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए क्रम से हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है, तो देख लेते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, अध्यावरण से घिरा कोशिकाओं का एक पुंज होता है। तो एक पुंज क्या होता है, बीजांडकाय होता है। नेक्स्ट है, जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें कोशिकाएं समाहित होती हैं। तो किसमें समाहित होती हैं, एक कायिका कोशिका और दूसरी जनन कोशिका में। नेक्स्ट है, युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है कहलाता है। तो दूसरे अगर उपस्थित है तो स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करवाएगा, वो हमारा क्या है अप्रभावी कहलाएगा। नेक्स्ट है, शरीर का मुख्य लसिका अंग है। तो इसका राइट आंसर है आपका थाइमस। प्रतिबंध एंजाइम में प्रतिबंधन शब्द का क्या तात्पर्य है। तो इस शब्द का तात्पर्य है जीवाणुओं में जीवाणु भोजी के गुणन को रोकना। नेक्स्ट है, पारस्परिक आश्रय होता है। तो उसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अंजीर एवं बर्र के मध्य। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आ जाता है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, स्त्री में आंतरिक चक्र 50 वर्ष की आयु के बाद लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को कहा जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है रजो निवृत्ति। क्या कहा जाता है, रजो निवृत्ति। नेक्स्ट है, डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, इनको कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति डीएनए। क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति डीएनए। आगे देख लेते हैं। यह दोस्तों हम यहाँ आपका हो सकता है क्या कहते हैं, VNTR। अभी हम क्वेश्चन आंसर में इसका देखेंगे डीएनए। ओके, क्वेश्चन आंसर इसका आपका उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे गंगा कार्य योजना तथा यमुना कार्य योजना दोनों नदियों को से मुक्त करने के लिए चलाई गई हैं। तो प्रदूषण से मुक्त करने के लिए क्या चलाई गई हैं, तो प्रदूषण। नेक्स्ट है, पारजीनी गाय रोजी के दूध में पाया जाता है जो साधारण गाय के दूध में नहीं पाया जाता है। तो ऐसा क्या पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्फा। राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्फा लैक्टाल्यूब्यूमिन प्रोटीन हो जाएगा आपका अल्फा लैक्टाब्यूमिन प्रोटीन। प्राक इंसुलिन में होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। तो सी पेप्टाइड। नेक्स्ट है, ये आपका हो जाएगा सी पेप्टाइड। वह खाद्य श्रृंखला जो मृत कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होती है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आगे दोस्तों आ जाता है सत्य। प्रत्येक वृषण जालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति गुणित शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। देखिए शुक्रजनन नलिकाएं क्या है, वृषण में होती, ना कि वृषण जालिका में। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। एक्रोसोम अंडाणु के निषेचन में मदद करता, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन वैज्ञानिक डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया, ये आपका असत्य हो जाएगा। व्याध पतंग मच्छरों के से छुटकारा दिलवाने के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर RNA अंतरक्षेप सभी ससीम केंद्रीय जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की विधि है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्गीय समूह है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इस बार सत्य हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आ जाती हैं जोड़ियाँ बिल्कुल आपकी सिंपल रहने वाली है। लीडिंग कोशिकाएं, तो जो आपकी लीडिंग कोशिकाएं हो जाएंगी ये हो जाएगा आपका एंड्रोजन। फिर आपका फ्रांसिस क्रिक, तो है आपका हो जाएगा सेंट्रल डोग्मा। एलिसा हो जाएगा आपका एड्स।
वर्ण योग्य चिन्ह, तो वर्ण योग्य चिन्ह हो जाएगा आपका संवहन। मानव समष्टि हो जाएगा आयु पिरामिड। इसके बाद आ जाता है हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है, हमारे देश में एमटीपी यानी चिकित्सीय गर्भ समापन के लिए शर्त क्यों लगा दी गई है, कोई ये कारण लिखिए। तो एमटीपी का क्या है, जो दुरुपयोग होने लगा था देश में, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए शर्त निश्चित कर दी। तो क्यों, मतलब कौन सा दुरुपयोग हो रहा था, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, भ्रूण हत्या को उसे बढ़ावा मिल रहा था। ओके, तो भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस नामक नर बानर में कोई दो समानता लिखी। दोनों समानता क्या थी, पहले थी हमारी ये समानता कि दोनों क्या बानर हैं, नर बानर हैं, दोनों हमारे क्या नर बानर हैं। और दूसरी में समानता कहें कि ये दोनों ही एक ही स्थान में मिले, यानी इनके जो अवशेष में मिले, जैसे शिवालिंग मिले। नेक्स्ट है, आंक्रोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग का नाम लिखिए। तो कैंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। नेक्स्ट है, पोमेटो का निर्माण जिन दो पौधों के प्रोटोप्लास्ट के युग्मन से होता है उन पौधों के नाम लिखिए। देखो प्रोमेटो, पो से हो जाएगा आपका क्या है, पोटेटो, पोटेटो यानी आलू, टोमेटो यानी है टोमेटो, टोमेटो हो जाएगा आपका टमाटर। ओके, तो आलू और टमाटर, आलू और टमाटर। नेक्स्ट है, विशाल अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहते हैं, कोई ये कारण लिखिए। तो मेन कारण क्या है कि पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वर्षा वन को, क्योंकि वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में जो ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ से मिलती है हमें, अमेजन वर्षा वन से मिलती है, इसलिए इसे क्या है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो आपको लिख देना है, वायुमंडल में प्रचुर या अधिक मात्रा में क्या है हमें ऑक्सीजन मिलती है, इस कारण क्या है इसे अमेजन की वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। प्रश्न क्रमांक 6 आ जाता हमारा, आईयूडी एक आदर्श गर्भ निरोधक क्यों है, कोई दो कारण लिखिए। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 6 है, आईयूडी एक आदर्श गर्भ निरोधक क्यों है, कोई दो कारण लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। प्रॉपर मैंने दोस्तों यहाँ आपका आंसर तैयार किया है, ओके जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, जिस फॉर्मेट में आपको लिखना चाहिए उसी तरीके से लिखा है और कम शब्दों में। ओके, तो ऐसा नहीं कि मैंने जो है समझाने के लिए जितना चाहे लिख दूं, जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है सेम उसी प्रकार से मैंने यहाँ आंसर तैयार किए हैं, ताकि आपको पता चल जाए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं कितना और किस तरीके से लिखना है। हमसे पूछा जा रहा है आईयूडी एक आदर्श गर्भ निरोधक है, कारण लिखने, कारण बताने हैं, 2 नंबर का 2 कारण आपको बता देना है। तो हेडिंग डाल लेनी है कि आईयूडी एक आदर्श गर्भ निरोधक मानने के कारण। पहला है दीर्घकालीन एवं प्रभावी, आईयूडी कई वर्षों तक गर्भधारण से सुरक्षा प्रदान करता है और इसकी असफलता दर बहुत कम होती है, यानी ये वह बहुत ज़्यादा सफल है, आईयूडी का बहुत ज़्यादा सफल है और लंबे समय तक रहता है, इसलिए ये क्या है आदर्श गर्भ निरोधक माना जाता है। दूसरा, हार्मोनल संतुलन पर प्रभाव नहीं, कॉपर टी जैसे आईयूडी में हार्मोन नहीं होते हैं, इसलिए शरीर की प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन पर कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें क्या है आईयूडी इसके साथ साथ क्या है जो हमारे शरीर के हार्मोन हैं उनको उन पर कोई क्या है जो संतुलन उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ओके, इसलिए ये भी आदर्श है। तो मैंने आपको याद रखना है कि दीर्घकालीन प्रभावी, हार्मोन संतुलन प्रभाव नहीं, इन पॉइंटों के माध्यम से आपको क्या तैयार करके रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका ट्यूबेक्टोमी और वैसोटोमी में 2 अंतर आपको लिखना है। तो देख लेते हैं। पहला है ट्यूबेक्टोमी शल्य क्रिया स्त्री में की जाती है, जबकि जो वैक्सोटोमी होती है वो किसमें की जाती है, शल्य क्रिया पुरुषों में की जाती है। दूसरा पॉइंट है ट्यूबोटोमी फैलोपियन ट्यूब को काटकर या बांधकर बंद किया जाता है, जबकि वैक्सोटोमी शुक्रवाहिनी को काटकर या बंद करके किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट अंतर दिए, इस प्रकार से लेकिन तो भी नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तालिकाबद्ध बनाना चाहें तो तालिका बना लीजिएगा। फिर एक साहब लिखिएगा ट्यूबोटोमी, दूसरे साहब वैक्सोटोमी, फिर आपको लिखना है ट्यूबोटोमी शल्यक्रिया स्त्री में की जाती है, वैक्सोटोमी शल्यक्रिया पुरुषों में की जाती है। मतलब तालिका बनाकर लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7वां, मानव में लिंग निर्धारण के लिए नर या मादा कौन उत्तरदायी होता है और क्यों। तो देख लेते हैं। तो मानव में लिंग निर्धारण के लिए नर उत्तरदायी होता है, क्योंकि समाज में जैसे जब क्या है कोई लड़की होती है तो किस तरीके से दोष दिया जाता है, महिला को दोष दिया जाता है, लेकिन मानव के लिंग निर्धारण में कौन उत्तरदायी है, लड़का होगा या लड़की होगी, इसमें कौन उत्तरदायी होता है, नर उत्तरदायी होता है। कारण सहित आपको यहाँ बताना है, पूछा जाए क्यों है तो कारण सहित आपको यहाँ बताना है। स्त्री के सभी अंडाणु ओवम में केवल X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष के शुक्राणु में 2 प्रकार के होते हैं गुणसूत्र। कौन सा, एक X गुणसूत्र होता है, दूसरा होता है Y गुणसूत्र। यदि X शुक्राणु से निषेचन होता है तो XX यानी मादा बनती है, जबकि यानी लड़की का जन्म होता है। यदि Y शुक्राणु से निषेचन होता है तो XY यानी नर बनता है, इसलिए मानव में निर्धारण के लिए क्या है नर उत्तरदायी होता है।
तो क्या बताया जा रहा है कि देखिए जो स्त्री होती है उसके पास तो XX गुणसूत्र होते हैं, पिता के पास XY होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ तो देखिए फिक्स है, जो माता से निकलेगा वो X ही निकलेगा, क्योंकि दोनों ही X हैं। ओके, कोई भी निकले वो तो X ही निकलेगा। यहाँ से रहता है, अगर पिता X देता है तो लड़की होगी, अगर पिता यहाँ क्या देगा है Y देता है तो कौन से होगे, पुत्र होगा। ओके, लड़का होगा। इस प्रकार से तो कौन उत्तरदायी होता है, नर उत्तरदायी होता है। आगे देख लेते हैं। अथवा में तो हमारा क्वेश्चन है, जिस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना चाहिए उसी तरीके से यहाँ मैंने फॉर्मेट में आंसर आपको दे रहा हूँ। टर्नल सिंड्रोम तथा डाउन सिंड्रोम में कोई दो अंतर आपको लिखना है, तो देख लेते हैं। अब इसे भी आप क्या तालिकाबद्ध लिख सकते हैं, या मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा है। तो टर्नल सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम में दो अंतर, पहला है गुणसूत्री स्थिति के आधार पर अंतर, कि जो टर्नल सिंड्रोम इसमें केवल क्या है X गुणसूत्र होता है, और डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या है 21 की त्रिसोमी होती है। तो क्वेश्चन में ये भी आपको मेंशन करना है। लिंग पर क्या प्रभाव होता है, टर्नल सिंड्रोम यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है, जबकि डाउन सिंड्रोम नर और मादा दोनों में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, पहचान कर लिखिए कि जोड़े किस प्रकार के हैं, समजात हैं अथवा समृद्धि। दो हमें जोड़ो दिए हुए हैं, दोनों में हमें बताना है कौन समजात है और समृद्धि है। पहला है जोड़ा कि ऑक्टोपस की आंख और स्तनियों की आंख। तो हम इसे देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रहने वाला है समृद्धि अंग। क्यों रहने वाला है, अगर आपने समजात अंग और समृद्धि अंग पढ़ा है तो आपको क्या क्लियर हो जाएगा। ओके, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समजात अंग किसे कहते हैं, समृद्धि अंग किसे कहते हैं, समजात अंग और समृद्धि अंग में अंतर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। मतलब ये टॉपिक तो आपको एकदम रट के रखना है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ हम देखें ऑक्टोपस की आंख और स्तनियों की आंख, ये कौन से अंग होंगे, समजात अंग की समृद्धि, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमने बता दिया गया है समृद्धि अंग होंगे। क्यों होंगे तो वो भी एक लाइन में आपको मेंशन कर देना है। अब देखिए यहाँ कारण लिखने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन आपको अपने से लिखना चाहिए। ओके, जैसे आपको यार टीचर तुरंत प्रसन्न हो जाए, कितना मेहनत लगना, एक लाइन आपको लगनी है लिखने में। ओके, तो तुरंत आपको यहाँ नंबर भी टीचर देंगे। तो कारण क्या है कि हम जानते हैं समृद्धि अंग कौन होते हैं, जिनमें कार्य समान हो लेकिन उत्पत्ति भिन्न हो, वो हमारे समृद्धि अंग कहलाते हैं। तो हम देखें आंख है, आंख से क्या होगा, आंख से हम देखते हैं तो कार्य दोनों ही समान है, चाहे ऑक्टोपस की आंख हो चाहे स्तनियों की आंख हो। आंख का उपयोग क्या होगा, देखने के लिए, तो कार्य तो समान है, लेकिन जो उनकी उत्पत्ति है और संरचना है वो क्या है, दोनों की ऑक्टोपस की आंख और स्तनियों की आंख की जो क्या है संरचना तो अलग अलग होती है। इसलिए हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, समृद्धि अंग के अंतर्गत आएंगे। फिर नेक्स्ट दूसरा हमारा जोड़ा दिया हुआ है, बोगनविलिया के कांटे और कुकुर बीटों के प्रतान। तो ये हमारे क्या है समजात अंग कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे कि दोनों क्या है तने के रूपांतरण है, लेकिन उत्पत्ति समान है। दोनों क्या है तना है, दोनों तना है, इनकी मतलब इनकी उत्पत्ति समान है, लेकिन दोनों के क्या है कार्य भिन्न होते हैं, इसलिए हमारे क्या है समजात अंग हो जाएंगे। तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। अथवा हमारा क्वेश्चन है सलभों का उदाहरण देते हुए प्राकृतिक विवरण को लिखिए। तो प्राकृतिक विवरण को आपको बताना है सलभों का उदाहरण देकर। तो चलिए इसे देख लेते हैं। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल आपकी रहने वाली है, समझ में आ जाएगा, कहानी के रूप में आपको दिया हुआ एकदम। क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड में हल्के रंग के सलब अधिक पाए जाते थे। सलब या माथ एक प्रकार का आप समझ लीजिए क्या है, आप गूगल पर सर्च करिएगा आप समझ जाएंगे कि पक्षी होता है, छोटा सा होता है। ओके, तो जब औद्योगिक क्रांति हुई है उससे पहले जो इंग्लैंड में जो ये सलब थे, ये इनका जो रंग होता था हल्के रंग का होता था, क्योंकि वे हल्के रंग के पेड़ों की छाल पर आसानी से छिप जाते थे और पक्षियों से सुरक्षित रहते थे। छोटे से रहते थे तो बड़े बड़े पक्षी इनका क्या शिकार कर लेते थे। ओके, तो ये इनका हल्का रंग है। और जो पेड़ों की जो छाल है उनका रंग भी क्या है, जो रंग पेड़ों की छाल का जो रंग होता है वो भी हल्का होता था, इसलिए ये क्या पेड़ों की छाल में छिप जाते थे। तो और ये अपने क्या शिकार से बच जाते, इनका कोई शिकार नहीं कर पाता था और ये बचे रहते थे। ओके, गहरे रंग के सलब कम थे क्योंकि ये स्पष्ट दिखाई देते और अधिक मारे जाते थे। अब जो हल्के रंग के सलब थे वो तो बच जाते थे, लेकिन जो गहरे रंग के सलब थे वो कहीं छिप नहीं पाते थे। अब छिप नहीं पाते हैं तो बड़े बड़े जो जी होते हैं उन्हें देख लेते हैं, उनका क्या है शिकार कर लेते थे। इसलिए इनकी क्या है तुरंत इनकी संख्या धीरे धीरे क्या कम होती गई, क्योंकि जो गहरे रंग के सलब थे। ओके, और जो गहरे रंग के सलब थे वो उनकी संख्या कम होती गई क्योंकि शिकार होता गया। लेकिन जो कम हल्के रंग के सलब थे वो क्या है पेड़ों की छाल में छिप जाते थे और बच जाते थे। तो ये कब की बात है, जब औद्योगिक क्रांति से पहले। अब यहाँ से देखिए जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति से पहले जब मतलब इंग्लैंड में इतना ज्यादा क्या है कारखाने वगैरह नहीं आए, औद्योगिक क्रांति को स्टार्ट हुआ, कारखाने बने बहुत सारे, ओके, निर्माण होने लगा वस्तुओं का। तो कारखाने बने तो कारखानों से क्या निकला, धुआं निकलने लगा। धुएं से जो पेड़ों की छाल थी वो हल्के रंग से क्या हो गई, डार्क हो गई। ओके, पेड़ों की जो छाल हो गई वो काली हो गई। काली हो जाने से अब क्या हुआ कि जो गहरे रंग के सलब थे अब वो आसानी से छिप जाते थे, क्योंकि वो भी काले हैं और पेड़ की छाल भी काली है, दोनों क्या बच जाते थे। अब के हल्के रंग के जो सलब थे अब वो अधिक दिखाई देने लगे थे, वो कहीं छिप नहीं पाते थे। तो अब इसके बाद क्या होने लगा, औद्योगिक क्रांति के बाद जो गहरे रंग के सलब थे वो बच जाते थे, लेकिन जो हल्के रंग के सलब थे अब उनको क्या है पक्षी खा जाते थे, क्योंकि हल्के रंग के सलब अब स्पष्ट रूप से दिखाई जाते थे, अब वो नहीं छिप पाते थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अब गहरे रंग के जो सलब है उनकी संख्या बढ़ने लगी और जो हल्के रंग के सलब थे वो क्या है खत्म होने लगे।
तो इस प्रकार से इस प्रकार पर्यावरण के अनुकूल गुणों वाले जीव जीवित रहते हैं। तो इस समय कहानी से क्या समझ में आता है कि जो पर्यावरण के साथ रहेगा, पर्यावरण से मेल मिलाप रहेगा, वो लंबे समय तक जीवित रहेगा जीव और प्रजनन करते हैं। जबकि प्रतिकूल गुणों वाले जो होते हैं वो क्या है, नष्ट हो जाते हैं। इसे हम क्या प्रतिवर्ण कहते हैं। तो हमने प्रतिवर्ण को समझा एक लाइन में। प्रतिवर्ण यही बात होती है ओके, कि जो क्या है पर्यावरण के अनुकूल रहेंगे जीव वो जीवित रहेंगे, जो पर्यावरण के प्रतिकूल रहेंगे वो उनके गुण प्रदर्शित करेंगे वो क्या है, नष्ट हो जाएंगे। ये क्या है, प्रतिवर्ण होता है। लेकिन इसको समझाने के लिए आपको सरल उदाहरण देना था, तो वो पूरी आपकी कहानी समझाइए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पनीर की किन्हीं दो किस्म के नाम तथा इसके निर्माण में प्रयुक्त दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो इसे देख लेते हैं। तो पनीर की पहले दो किस्म, तो एक होती है आपकी चेडर, दूसरी होती है स्विस। यह है पनीर की क्या किस्म। अब आपको बताना है कि पनीर के निर्माण में दो सूक्ष्म जीव बताने कौन कौन से प्रयोग होते हैं। तो एक तो होता है आपका लैक्टोबैसिलस, दूसरा है आपका, जी आप जानते होंगे लैक्टोबैसिलस, दूसरा है आपका स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ओके, लिख कर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अथवा में, दही की एक थोड़ी सी मात्रा ताजा दूध को दही बनाने में कैसे मदद करती है। दही को पोषण संबंधी गुणवत्ता लिखिए। आपने भी देखा होगा घर में भी दही बनता है, तो ताजा दूध लिया जाता है, थोड़ा सा भी क्या है, अगर उसमें क्या है थोड़ा सा भी दही डाल दिया जाता है तो पूरा इतना सारा जो दूध रखा हुआ है गंजी में पूरा दही बन जाता है। तो वही आपको यहाँ बताना है कि थोड़ा से दही की मात्रा किस प्रकार से इतने सारे दूध को दही बना देती। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो दही की एक छोटी सी मात्रा ताजा दूध को क्या है दही बनाने में किस प्रकार से मदद करती है। दही में लैक्टोबैसिलस जैसे लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं। जब थोड़ी सी दही ताजे दूध में मिलाई जाती है तो जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे दूध का पीएच घटता है। दूध का पीएच घटने से क्या है, वो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा दूध में प्रोटीन केसीन जम जाते हैं और दूध क्या है दही में बदल जाता है। तो ये हो गया हमारा किस प्रकार से दही की छोटी सी मात्रा ताजे दूध को क्या है दही बनाने में मदद करती है। इसके साथ ही आपको बताना है कि दही की पोषक संबंधी गुणवत्ता लिखिए। पोषण संबंधी गुणवत्ता है पाचन में आसान होता है। लैक्टोज आंशिक रूप से टूट कर जाने से पाचन सरल होता है। दूसरा प्रोटीन व कैल्शियम में भरपूर, हड्डियों व दांतों के लिए लाभकारी होता है। इसके साथ ही विटामिन बी का क्या अच्छा स्रोत माना जाता है दही, और प्रोबायोटिक गुण जैसे आंतों के लिए उपयोगी जीवाणु प्रदान कर पाचन व प्रतिरक्षा में सहायक करता है। ये हो जाते हैं आपके दही के पोषक संबंधी गुणवत्ता। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन आ जाता है, बीटी टॉक्सिक उस जीवाणु को तो नहीं मारता जिससे वह बनता है, पर इसे ग्रहण करने वाले कीट को मार देता है, कारण लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो बीटी टॉक्सिन उस जीवाणु को नहीं मारता है जिससे वह बनता है, लेकिन जो इसे ग्रहण करता है उससे उस कीट को मार देता है। तो कैसे, वो आपको बताना है, कारण बताना है। तो बीटी टॉक्सिन जीवाणु में निष्क्रिय अवस्था में बनता है, इसलिए उसी जीवाणु को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो बीटी टॉक्सिन जीवाणु है निष्क्रिय अवस्था में रहता है जिससे वह बनता है, इसलिए उसी जीवाणु को नुकसान नहीं पड़ाएगा। लेकिन जब कोई कीट बीटी टॉक्सिन को खाता है तो कीट की आंत में उपस्थित क्षारीय माध्यम से यह प्रोटोटॉक्सिन सक्रिय विष में बदल जाता है। देखिए बीटी टॉक्सिन है ये क्या रहेगा आपका, निष्क्रिय रहेगा। लेकिन जो भी कीट बीटी टॉक्सिन को खाता है तो उसके आंत में जो क्षारीय माध्यम होता है उसके साथ मिलकर ये प्रोटोटॉक्सिन बनाता है, जो क्या सक्रिय विष में बदल जाता है। अब सक्रिय विष में बदल गया तो सक्रिय विष की कीट की आंत में कोशिकाओं में छिद्र बना देता है, जिससे क्या है कीट क्या मर जाता है। इस प्रकार बीटी टॉक्सिन जीवाणु में निष्क्रिय रहता है, पर कीट के शरीर में यह सक्रिय होकर क्या है उसे क्या है मार देता है। आगे नेक्स्ट हमारा अथवा में क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा किसे कहते हैं। उस पहले चिकित्सा प्रकरण का नाम लिखिए जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जीन चिकित्सा पहले पूछी जा रही है, जीन चिकित्सा क्या कहती है। जीन चिकित्सा होती है हमारी वह चिकित्सा पद्धति जिसमें दोषपूर्ण या रोगग्रस्त जीन को हटाकर उसके स्थान पर स्वस्थ जीन प्रविष्ट कराया जाता है, ताकि अनुवांशिक रोग का उपचार किया जा सके। जीन चिकित्सा में क्या किया जाता है, अनुवांशिक रोग का उपचार किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, रोगग्रस्त जो जीन होते हैं उसे हटाकर उसके स्थान पर जो सही हमारा स्वस्थ जीन होता है उसे क्या है प्रविष्ट किया जाता है। यानी रोगग्रस्त को हटाकर उसके स्थान पर स्वस्थ जीन बदल दिया जाता है, जिससे अनुवांशिक रोग का क्या उपचार हो जाता है। तो ये हमारी जीन चिकित्सा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि पहला जीन चिकित्सा प्रकरण बताना है। तो जीन चिकित्सा का पहला सफल प्रयोग एडिनोसिस डीअमीनेज की कमी नामक रोग के उपचार के लिए किया गया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन है, कोयल अपने अंडे कोए के घोंसले में देती है, इस विचित्र व्यवहार का कारण एवं परस्पर क्रिया का नाम लिखिए। मतलब जो कोयल होती है, कोयल स्वयं
अपना घोंसला नहीं बनाती है, लेकिन जो अपने अंडे होते हैं वो क्या है, कोई के घोंसले में देती है। तो ऐसा मतलब व्यवहार बिल्कुल अलग लगता है कि कोयल जो कोयल होती है कोई के घोंसले में अंडे रख जाती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो इसका आपको बताना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल आपका यहाँ रहने वाला है कि कोयल अपने अंडे कोई के घोंसले में इसलिए देती है क्योंकि वह अंडों की देखभाल और बच्चों का पालन करने का कार्य स्वयं नहीं करती है। मेन दोस्तों इसकी हम आंसर की बात करें तो कि जो कोयल के अंडे होते हैं और कोई के अंडे होते हैं वो लगभग एक जैसे दिखते हैं। ओके, तो कोयल क्या चालाकी करती है, कोयल चालाकी करती है कि जो कोई के अंडे रखे हैं उसके बगल में अपना अपना भी अंडा रख देती है। अब जो कोया होता है, कोये को पता नहीं रहता है कि भैया हमारा अंडा कौन सा, इसलिए वो तो अपने ही अंडे सब समझता है और उनको क्या है सेकता है। ओके, उन्हें सेकता है और क्या अंडों का पूरा क्या है देखभाल करता है, पालन पोषण करता है। ओके, इससे इससे क्या फायदा होता है, जो कोयल को होता है, कोयल को क्या बिना श्रम के उसके क्या है उसकी संतान उससे प्राप्त हो जाती है, कोयल को मेहनत वहां करनी पड़ती है। तो कोयल अपने अंडे कोयल के में घोंसले में देती है क्योंकि वह अंडों की देखभाल और बच्चों का पालन कार्य का स्वयं नहीं करती है। कोयल के अंडे रंग रूप में कोई के अंडे से मिलते जुलते हैं, इसलिए कोया उन्हें नहीं पहचान पाता है और उन्हें सेक कर बच्चों का पालन पोषण कर देता है। इससे कोयल को बिना श्रम के संतान प्राप्त हो जाती है। तो ये पारस्परिक क्रिया कौन सी है, तो घोंसला ये परजीविता है, और कौन सी परजीविता, घोंसला परजीविता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे 8वां में हमारा क्वेश्चन है समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले दो प्रक्रमों के नाम लिखिए। तो दो प्रक्रम कौन सा है, समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले दो प्रक्रम है, एक आपका जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म से क्या है, जन्म से जनसंख्या की बढ़ती है और मृत्यु से क्या है मृत्यु दर की संख्या बढ़ती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वस्थानीय संरक्षण एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण में कोई दो अंतर लिखिए। तो जैसे देख लेते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में आपको दो अंतर बताने हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, स्व यानी उसी स्थान पर संरक्षण हो तो स्वस्थानीय संरक्षण, और यदि किसी प्रजाति को ओके किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है, दूसरे स्थान उसके संरक्षण के लिए किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है तो वह स्थानीय संरक्षण कहलाएगा। इस बार से आपको माइंड में रखना है। अब लिखा हुआ है यह पूरे पारितंत्र का संरक्षण है, अर्थात इसमें जैव विविधता को उसके प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षित करते हैं। यानी जिस एरिया में जैसे कोई पौधा है, उस जिस एरिया में अगर उत्पन्न हो रहा है उसी का वही संरक्षण किया जा रहा है तो स्वस्थानीय संरक्षण कहलाएगा। बाह्यस्थानीय संरक्षण, इसमें किसी प्रजाति विशेष का संरक्षण होता है। इसमें जीव को उसके मूल स्थान से हटाकर अत्यंत स्थान पर अत्यंत संरक्षित किया जाता है। यानी उसके जैसे उसके स्थान से हटाकर उसे दूसरे स्थान पर ले जाकर अगर संरक्षित किया जा रहा है तो बाह्यस्थानीय संरक्षण कहलाएगा। किसी प्रजाति का संरक्षण करने पर उसके साथ पारस्परिक संबंध वाली सभी प्रजातियों का संरक्षण स्वयं हो जाता है, जैसे पादपों का परागण करता। यानी अगर स्वस्थानीय संरक्षण में क्या, अगर हम किसी एक प्रजाति का संरक्षण कर रहे हैं तो उससे संबंधित जितनी भी और प्रजातियां हैं उन सभी का संरक्षण हो जाता है स्वस्थानीय संरक्षण में। लेकिन बाह्यस्थानीय संरक्षण में क्या होता है कि जिस विशेष केवल उसी प्रजाति का संरक्षण होता है, जिसे हम क्या बाह्यस्थानीय संरक्षण में जिसे हम ले जा रहे हैं ओके दूसरे स्थान पर सुरक्षित करने के लिए केवल उसी का संरक्षण होगा, उसके साथ जो संबंधित प्रजाति होगी उससे संबंध रखती होगी उनका संरक्षण नहीं होगा। जबकि स्वस्थानीय संरक्षण में उस प्रजाति से संबंधित अन्य जो प्रजातियां होती है उनका भी संरक्षण हो जाता है। ओके, वैसे दो ही अंतर बताने हैं, 4 दिए हैं। जीवों को उनके प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षण करने के लिए उन्हें फिटनेस बनी रहती है, जबकि नए स्थान पर फिटनेस क्या प्रभावित होती है। फिर इसके बाद जीवों की बड़ी संख्या कम रखरखाव में संरक्षित हो जाती है, प्रत्येक प्रजाति में रखरखाव हेतु व्यापक प्रबंध करना पड़ता है। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है कि उसी प्रजाति की एक ही बार में सब क्या है बड़ी संख्या में हम आसानी से क्योंकि कम खर्च में संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन बाह्यस्थानीय संरक्षण में प्रत्येक प्रजाति के लिए हम अलग अलग संरक्षण करना पड़ता है, अलग अलग संरक्षण कर रहे हैं तो हमें क्या है व्यापक प्रबंध करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा 8वां में क्वेश्चन, दिए गए चित्र में, जिसमें कौन सा चित्र दिया है आपका, ये वाला चित्र दिया हुआ है आपको। ओके, ये चित्र दिया हुआ है तो इसमें हमें अनुपातिक संख्या दर्शाई गई है टेक्स्ट की, ए और बी की क्या पहचान करनी है। ये हमें चित्र दिया हुआ है। देखिए इतना जो एरिया है आधा हिस्सा ये मत्स्य का है, बीच का जो हिस्सा पक्षी का है, इतना ये आपका सरीसृप का है। तो अब ये हिस्सा बच रहा है एक आपका ग्रीन वाला और एक ऑरेंज वाला हिस्सा बच रहा, तो ये कौन है, ये आपका ऑरेंज वाला ए कहा गया है और ग्रीन वाले को बी कहा गया। तो इसमें ए और बी है क्या वो पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं क्या स्थान किसका आंसर आप क्या होगा। तो ये ए होगा वो आपका स्तनधारी होगा और बी होगा आपका उभयचर होगा। वो क्यों होगा वो रीजन भी देखिए मैंने बता दिया है कि कशेरुकी प्राणियों में स्तनधारी वर्ग की प्रजातियों की संख्या अपेक्षाकृत कम दिखाई गई है, जो ऊपर के छोटे खंड ए से मेल खाती है। उभयचर वर्ग में प्रजातियों की संख्या भी कम होती है और यह नीचे के छोटे खंड बी में दर्शाई जा रही है। तो हो जाएगा आपको, तो ये ए आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला जो हिस्सा होगा स्तनधारी का और जो बी वाला स्तर होगा उभयचर होगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
13वां दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मानव वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? उस थैली का नाम लिखिए जिसके भीतर वे पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं। तो मानव वृषण उदर गुहा के बाहर इसलिए स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के समान तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। जो मानव के वृषण होते हैं हमारे उदर गुहा के बाहर यानी शरीर के बाहर होते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि जो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो समान, जो शरीर का समान ताप है उससे 2 से 3 डिग्री कम तापमान चाहिए। ओके, तो शरीर के बाहर होते हैं तो उसको क्या है, कम तापमान हो जाता है, तो 2 से 3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है। उदर गुहा के भीतर अधिक तापमान होने से क्या शुक्राणु का निर्माण क्या है, बाधित हो जाता है। इसलिए क्या है, जो मानव वृषण है उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। अब आपको बताना है उस थैली का नाम लिखिए जिसके भीतर वे पाए जाते हैं। तो वृषण जिस थैली में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंडकोश कहते हैं। ये कंप्लीट हो जाता है। 13वें का अथवा है, शुक्राणु जनन की क्रिया का आरेखीय निरूपण कीजिए। आपको आरेखीय निरूपण करना है, यानी डायग्राम बस बनाना है। तो मैंने तो आपका ये डायग्राम आपका ये रहने वाला है। मैंने आपका शुक्राणु जनन की क्रिया का आरेखीय निरूपण ये रहने वाला, डायग्राम ये रहने वाला है। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है लॉन्ग में भी कई बार आ जाता है, 3 नंबर में जैसे आपका यहाँ दिया हुआ है 3 नंबर में, ऐसे थोड़ा आपको डिटेल से भी लिखना चाहिए कि 4 नंबर में आ जाए। तो आपको पूरा शुक्र जनन की प्रक्रिया आपको तैयार करना है। शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार क्या है, अंड जनन की क्रिया आरेखीय निरूपण के साथ साथ स्पष्ट करने के लिए आ जाता है, कई बार शुक्र जनन का आ जाता है। दोनों तैयार करके रखना है। यहाँ तो आपका शुक्र जनन की क्रिया का आरेखीय निरूपण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पूरा आपका क्या है, शुक्र जनन की क्रिया समझाई जा रही है और डायग्राम भी दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ साथ आपके अंड जनन भी तैयार करके रखिएगा। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके मांग दोस्तों हमारा आ जाता है 14वां। इसका मांग 14वां है, सह प्रभाविता किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। देख लेते हैं सह प्रभाविता किसे कहते हैं। जब किसी संकर यानी हाइब्रिड में दोनों एलील समान रूप से और पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होते हैं तथा कोई भी दूसरा पर प्रभावी नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं। सह प्रभावी में क्या रहेगा, जब संकर क्या में दोनों एलील समान रूप से अभिव्यक्त हो रहे हैं, कोई दूसरा नया प्रभावी नहीं हो रहा है तो सह प्रभाविता कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य का ए बी रक्त समूह है, ये आपका क्या है, सह प्रभाविता के अंतर्गत आएगा। यहाँ हम देख लेते हैं तो दोनों जीन साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, परिणाम स्वरूप ए बी रक्त समूह बनता है जिससे ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। इसमें ना तो ए बी पर प्रभावी होता है ना बी ए पर प्रभावी होता है, दोनों क्या समान रूप से दिखाई देते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों आपका सह प्रभाविता का उदाहरण। सह प्रभाविता का उदाहरण क्या दिया जा रहा है, मनुष्य का ए बी रक्त समूह। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न 14वें का अथवा में क्वेश्चन हमारा, मटर के 2 लंबे पौधों के बीच संकरण कराने पर पैदा होने वाली कुछ संतानें बौनी थी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? पैटर्न वर्ग की सहायता से आपको इसे प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मटर के 2 लंबे पौधों का संकरण कराया जाता है तो हमें जो प्राप्त संतान होती है वो बौनी प्राप्त होती है। हम 2 लंबे पौधों का संकरण करा रहे हैं और मिल क्या रही है हमें, बौनी संतान। तो ये कैसे संभव है वो आपको बताना, पैटर्न के माध्यम से बताना है। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको बताना सॉल्यूशन, मटर के पौधे का लंबापन प्रभावी तथा बौनेपन टी अप्रभावी लक्षण है। मटर के जो लंबापन है वो कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। बौनापन जिस बौनापन को हम स्मॉल टी से, प्रभावी लक्षण है ओके लंबापन का जिसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे। तो लंबापन है वो प्रभावी लक्षण है, बौनापन अप्रभावी लक्षण होता है। यदि दोनों लंबे पौधों का संकरण कराते हैं टी स्मॉल टी हो तो उनके संकरण की संतानें कुछ क्या है, बौनी हो जाती हैं। अब इसे ये तो क्वेश्चन ही बताया जा रहा है कि बौनी हो जाती हैं, आपको पैटर्न के माध्यम से समझाना है। पैटर्न इस प्रकार से आपका रहने वाला है, ये पैटर्न इस प्रकार से बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी साइड भी आपको लिखना है कैपिटल टी स्मॉल टी। संकलन कहलाएगा टी करेंगे तो कैपिटल टी कराए तो कैपिटल टी हो जाएगा। टी कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा, फिर हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा, फिर स्मॉल टी प्राप्त होगा। तो ये 4 हमें प्राप्त हो रही है। तो जीनोटाइप का अनुपात देखिए, जीनोटाइप का अनुपात जैसे कैपिटल टी कितने हैं, एक ही है। स्मॉल टी कितने हैं, एक ही है। और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 हैं। तो ये आपका अनुपात होगा, 1 अनुपात है 2 अनुपात है 1, ये होगा जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या हो जाएगा, लंबा और बौना। लंबे हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं, तो लंबे हमें टोटल क्या 3 हमें लंबे प्राप्त हो रहे हैं और 1 हमें बौना प्राप्त हो रहा है। तो फिनोटाइप अनुपात हो गया 3 अनुपात 1। यद्यपि दोनों जनक पौधे लंबे हैं लेकिन उनके संकरण होने पर के कारण अप्रभावी जीन के साथ आने पर क्या है, स्मॉल टी यानी बौनी संतान क्या उत्पन्न हो जाती है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 15, बायोगैस क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है? बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। तो बायोगैस क्या कहलाती है? तो बायोगैस एक पारंपरिक जीवाणु गैस मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसे ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा बायोगैस के बारे में।
अब बायोगैस के उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले सूक्ष्मजीव भी बताने हैं। तो बायोगैस का उत्पादन कैसे? तो बायोगैस का उत्पादन अवायवीय पाचन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें गोबर, खाद, जल तंतु अवशेष, कचरा, कृषि अपशिष्ट को बायोगैस डाइजेस्ट में डाला जाता है और डाइजेस्ट में ऑक्सीजन रहित वातावरण से में सूक्ष्म जीव पदार्थ को तोड़ते हैं और मीथेन गैस क्या उत्पन्न होती है। अब बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो मुख्य रूप से आपके मिथेनोजोनिक आर्किड बैक्टीरिया पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्नांक 15 कथवा है, प्रतिजैविक को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले खोजे गए प्रतिजैविक का नाम लिखिए और उसके औषधि महत्व को लिखिए। पहले हम देख ले प्रतिजैविक क्या है। तो प्रतिजैविक ऐसे सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ हैं जो अन्य सूक्ष्म जीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने में सक्षम होते हैं और मानव व पशु रोगों के उपचार के लिए क्या उपयोगी भी होते हैं। सबसे पहले खोजा गया प्रतिजैविक कौन है? जैविक कौन है? तो पेनिसिलिन। किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। तो अब जो कहा जा रहा है कि जो पहले प्रतिजैविक खोजा गया था उसके औषधि महत्व बताने हैं। तो पेनिसिलिन खोजा गया था। पेनिसिलिन का औषधि महत्व पहला है बैक्टीरियल संक्रमणों जैसे साइनसाइटिस, निमोनिया, त्वचा संक्रमण आदि के उपचार में किया जाता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आम रोगों के लिए प्रभावी और सस्ता विकल्प माना जाता है। सुरक्षा और कम साइड इफेक्ट के कारण क्या है, इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। आ जाता है दोस्तों हमारा प्रश्नांक 16। प्रश्नांक दोस्तों हमारा 16 है, पिरामिड ऊर्जा का पिरामिड सदैव ऊर्ध्वाधर खड़ा अवस्था में सीधा होता है, कारण लिखिए। तो ऊर्जा का जो हमें पिरामिड होता है सदैव सीधा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, खड़ा होता है, इसका आपको कारण बताना है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो आंसर इस प्रकार से आपको बताना है कि जो पिरामिड किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों द्वारा संचित की गई ऊर्जा के परिणाम का बोध कराता है, उसे हम क्या ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। पहले तो हमने ऊर्जा पिरामिड की परिभाषा बता दी। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग श्वसन में खर्च कर लेते हैं। शेष बची केवल 10% ऊर्जा को ही क्या अपने शरीर के भार के रूप में रूपांतरित करता है। अतः किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में मूल उत्पादकों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है तथा उपभोक्ता की प्रत्येक श्रेणी में ऊर्जा की मात्रा क्या क्रमशः क्या कम होती चली घटती चली जाती है। इसी कारण क्या ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या सीधा होता है। ये आपको बना भी लेना है। अथवा क्वेश्चन है, एक अपरदहारी किस प्रकार अपघटन से भिन्न है होता है, उदाहरण सहित लिखिए। यानी आपको अपरदनहारी और अपघटन में एक बार से अंतर पूछा जा रहा है, उदाहरण सहित बताना। तो सिंपल दिया हुआ है। देखिए पहले भोजन के स्रोत के रूप में अपरदनहारी और अपघटन में अंतर दिया है। भोजन का स्रोत देखें तो जो अपरदनहारी होते हैं मृत पदार्थ जैसे मृत पत्ते, मृत जानवर के टुकड़े को कण को खाते हैं। अपघटन में क्या है, मृत पदार्थ के रासायनिक रूप में क्या तोड़ते हैं, फिर उनको भोजन प्राप्त करते हैं। अगर हम क्या देखें उत्पादित के आधार पर देखें तो ऊर्जा इसे सीधे खाकर ऊर्जा मिलती है। उत्पादित ऊर्जा के आधार पर अंतर देखें, इसे सीधे खाकर क्या ऊर्जा उन्हें मिलती है। ऊर्जा निकालने के लिए रासायनिक प्रक्रिया करते हैं। उदाहरण जैसे अपरदनहारी में आते कौन, तो मिट्टी के केंचुए होते हैं, डांडी बीटल होते हैं, ये सब अपरदनहारी है। अपघटन में आता है बैक्टीरिया, कवट क्या है अपरदनहारी में आते हैं। पूरा आपको क्या है पूरा अच्छे से बॉक्स बना लीजिएगा। ओके, पूरा आपको कंप्लीट ऐसे क्या है बॉक्स में कंप्लीट बंद कर देना है। इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्नांक 17। असंग जनन को स्पष्ट करते हुए दो महत्व लिखिए। तो देख लेते हैं। असंग जनन को अब पहले बताना फिर उसके महत्व। असंग जनन वह जनन विधि है जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है तथा युग्मों का निर्माण या संलयन नहीं होता है। इसमें उत्पन्न संतानें जनक के अनुवांशिक रूप के समान यानी डुप्लीकेट होती है। क्लोन यानी डुप्लीकेट होती है। जनक होता है उसी के अनुवांशिक रूप से उसी के समान होती है यानी डुप्लीकेट होता है। उदाहरण के लिए अमीबा का द्विखंडन, ईस्ट में कलिका जन्म। ओके, यानी इसमें केवल एक जनक होता है। ओके, दो जनक नहीं लेते भाग, केवल एक जनक भाग लेता है। ओके, और स्वयं ही क्या है मतलब स्वयं ही क्या है अपने संतान उत्पन्न कर रहा है, एकदम डुप्लीकेट अपनी बनाता है, जैसे अमीबा हो गया। अब असंग जनन के दो महत्व बताना। पहले ये तेज होता है और सरल जनक होता है। कम समय और कम ऊर्जा की बड़ी संख्या में क्या संतानों को जन्म देना है तो कम समय चाहिए है और कम ऊर्जा में बड़ी संख्या में संतान उत्पन्न कर सकता है। स्थिर वातावरण में सफल अनुकूलित परिस्थितियों में बिना विविधता के भी जीव क्या प्रभावी रूप से जीवित रहकर संख्या में क्या बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा असंग जनन के दो महत्व। अब आगे देख लेते हैं। अथवा दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों में होने वाले निषेचन को दोहरा निषेचन क्यों कहा जाता है। इसमें निहित कोशिकाओं की सूत्र गुणता को लिखिए। देख लेते हैं। आवृत बीजियों में पौधों में एक ही भ्रूण कोष में दो प्रकार के निषेचन होते हैं, इसलिए हम कैसे क्या दोहरा निषेचन कहते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें निहित कोशिकाओं की सूत्र गुणता, तो क्रम से यहाँ दी हुई है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको तैयार कर लेना है। पहले सिग्मे में एक नर युग्मक
अंड कोशिकाओं से मिलकर युग्मज बनाता है। फिर आपका त्रिगुणन होता है जिसमें दूसरा नर युग्मक भ्रूण कोश के दो ध्रुवीय नाभिकों से मिलकर क्या है प्राथमिक एंडोस्पर्म बनाता है। फिर इसके साथ ही आपको इसमें क्वेश्चन में क्या बताना है, इसमें निहित कोशिकाओं के शुद्ध गुणता को लिखना है। ये इसमें क्या है क्रम से शुद्ध गुणता भी दी है, जैसे भी आपको देख लेना है। ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। और इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है ग्रिफिन के अनुवांशिक के में रूपांतरण सिद्धांत किस प्रकार प्रमाणित किया, चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। गिफिन ने एक सिद्धांत दिया अनुवांशिकी में रूपांतर का सिद्धांत, तो इसे उसने किस प्रकार से प्रमाणित किया वो आपको बताना है। तो गिफिन ने क्या किया, चूहे पर इसका प्रयोग किया था, किस प्रकार से वो देख लेते हैं। तो गिफिन द्वारा अनुवांशिक रूपांतर सिद्धांत का प्रमाण ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रेडरिक गिफिन 1928 में किया था। न्यूमोनिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु जिसे हम क्या कहते हैं स्ट्रोपेकोकस पिनोमियस कहते हैं, ओके, का प्रयोग करके रूपांतर के सिद्धांत को क्या सिद्ध किया था। अब किस प्रकार से था, इसमें देखो जीवाणु लिए गए दो प्रकार के लिए गए, एक एस प्रकार के लिए गए जो क्या है कैप्सूल युक्त रोगजनक थे, यानी रोग हो जाता था जिससे, आर प्रकार के लिए रफ लिए गए, ओके, कैप्सूल रहित और आ रोगजनक थे, ओके, यानी ये रोगजनक है और ये रोगजनक नहीं है, आर रोगजनक नहीं है। अब प्रयोग के चरण 4 चरण में हुआ। पहले क्या किया गया, पहले जीवित एस प्रकार के जो जीवाणु हैं उनको क्या है उनको इंजेक्ट कराया गया, किसमें डाला गया इंजेक्शन की सहायता से चूहे में। तो चूहे क्या है मर गए, क्यों मर गए, क्योंकि एस प्रकार का है, रोगजनक है, रोग हो गया, इसमें निमोनिया हो गया चूहे को और एक मृत्यु हो गई। पर दूसरे में क्या किया गया, दूसरे में आर प्रकार के जीवाणु डाले गए चूहे में, तो चूहा जीवित हो गया। अब आर प्रकार के हैं रोगजनक नहीं, इसमें मतलब रोगजनक इसमें निमोनिया के रोगीजनक नहीं है, तो चूहा क्या जीवित हो जाएगा। फिर एस प्रकार के जो जीवाणु ने थोड़ा गर्म किया गया, ओके, फिर जो गर्म लिक्विड बना उसे चाहे चूहे में डाला गया, तो चूहा क्या जीवित रहा। यहाँ एक बात समझना है, देखिए जो रोग हो रहा है, निमोनिया रोग हो रहा है, किसी कारण हो रहा है एस प्रकार के से हो रहा है, ओके, क्योंकि ये क्या रोगजनक है, ओके। अब यहाँ वाली तीसरी कंडीशन में देखें तो जो एस जिससे कारण हो रहा है, कौन से एस प्रकार के हो रहा है, उसे ऊष्मा देकर क्या है गर्म किया जाएगा। जब गर्म किया जाएगा तो उसके जो मेन है वो क्या है मारे जाएंगे, एस प्रकार के जिनसे रोगजनक हो रहा है वो क्या है मारे जाएंगे, ओके। तो ऊष्मा में मारे गए जो एस प्रकार के हैं, अब उनको क्या चूहे में डाला जा रहा है। अब वो तो क्या है पहले ही मारे गए हैं, तो चूहे में क्या है कोई प्रभावी लक्षण नहीं देख पाएंगे, निमोनिया चूहे पे नहीं होगा, चूहे क्या है जीवित हो जाएगा, चूहा क्या है सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि इनकी जो शक्ति तो जो इस प्रकार जिससे हो रहा था उनकी शक्ति क्या है खत्म हो चुकी है, क्योंकि इन्हें गर्म कर दिए गए हैं। अब क्या किया गया है नेक्स्ट वाले स्टेप में, नेक्स्ट चरण में क्या किया गया है कि हमने ये मरे हुए इस प्रकार के लिए हैं, फिर जीवित आर प्रकार के लिए चूहा लिया गया है, ओके, इन दोनों को एक साथ चूहे में डाल दिया गया है, तो चूहा इसमें मर जाता है, ओके। लगता क्या है हमें कि चूहे को इस कंडीशन में देखिए, ये मेन पॉइंट रहने वाला है कि इसमें हमें लगता है कि चूहे को क्या जीवित रहना चाहिए, क्योंकि जीवित आर प्रकार के इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मरे हुए इस प्रकार के इससे भी कोई चूहे को फर्क नहीं पड़ेगा, लगता है कि चूहे जीवित रहना चाहिए, लेकिन यहाँ चूहे मर जाता है। तो यही मेन पॉइंट रहता है कि हमने क्या देखा, यहाँ बताया जा रहा है कि जब मृत चूहे का क्या लिया गया है ब्लड सैंपल लिया गया, तो हमने देखा कि जो उसके रक्त में क्या मिला जीवित एस प्रकार के मिले, जीवित एस प्रकार के आ कहाँ से गए, तो यही बताया जा रहा है कि क्या होता है अनुवांशिक रूपांतरण होता है। तो यही आपको बताना है, एस प्रकार से जीवित रहते चूहा मर जाता है, आर प्रकार के जीवित रहता है चूहे जीवित रहते हैं, शॉर्ट में बताया जा रहा है, ओके। एस प्रकार के मृत रहते तो चूहा भी जीवित रह जाता है, लेकिन एस मृत और आर जीवित मिलाया जाता है चूहा मर जाता है, और उसमें क्या है एस जीवाणु पाए जाते हैं। तो निष्कर्ष निकला कि मरे हुए एस प्रकार के जीवाणु में कोई रूपांतर कारक जीवित आर प्रकार में चला गया, जिससे आर प्रकार का रोगजनक एस प्रकार में बदल गया, यानी कोई ना कोई रूप इसमें जो एस प्रकार के हैं वो जीवित आर प्रकार में चले जाते हैं, और एस प्रकार के जो मरे हुए एस प्रकार के हैं वो क्या है आर प्रकार को एस प्रकार में बदल देते हैं, जिससे क्या है चूहा क्या है मर जाता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि अनुवांशिक सूचना एक जीव से दूसरे जीव में रूपांतरित हो सकती है, जिसे हम क्या रूपांतरण कहते हैं, ओके। थोड़ा और आपको यहाँ समझने का प्रयास करना है, लेकिन एग्जाम में किस तरीके से लिखना है आपको वो मैंने पूरा शॉर्ट टाइम में से दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अथवा कि BNTR का पूरा नाम लिखिए, DNA अंगुली छापी में इसकी क्या भूमिका होती है, तो इसे देख लेते हैं। तो पहले तो हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं BNTR का, तो उसका फुल फॉर्म दिया जा रहा है वेरिएबल नंबर ऑफ ट्रिडम रिपीट्स, ओके, परिवर्ती संख्या में क्रमागत दोहराव। अब इसका आपको बताना DNA अंगुली छापी में BNTP की भूमिका। तो क्या क्या भूमिका, पहला है BNTP DNA के ऐसे भाग होते हैं जिनमें एक छोटा न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कई बार दोहराया जाता है। दूसरा, इन दोहराव की संख्या का प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है, इसलिए वह व्यक्ति की विशिष्ट पहचान प्रदान करता है, यानी हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है DNA अंगुली छापी में BNTP क्षेत्रों का विश्लेषण किया जाता है, जिससे हर व्यक्ति का अलग DNA पैटर्न प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है अपराध जांच, प्रतित्व परीक्षण और वंशावली अध्ययन में BNTP आधारित DNA
फिंगरप्रिंट अत्यंत उपयोगी है क्योंकि अधिक विश्वसनीय माना जाता है, बिल्कुल सही ये हमें जानकारी देता है। इसलिए VNTR आधारित जो DNA फिंगरप्रिंट होता है उसे यूज किया जाता है किसमें, आपराधिक जांच में या पितृत्व परीक्षण में, किस पुत्र या पुत्री की कौन माता पिता है उसके लिए DNA सैंपल लिया जाता है, तो उसमें VNTP आधारित DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा सही है, ओके, विश्वसनीय है। क्योंकि दो असंबंधित व्यक्तियों में VNTP पैटर्न समान नहीं होता है, इसलिए यह पहचान क्या है, विश्वसनीय आधार होती है, आधार है। तो VNTR DNA अंगुली छापी का मुख्य आधार है जो व्यक्ति की विशिष्ट जैविक पहचान सुनिश्चित करता है। तो ये हमने देखे 5 पॉइंटों के माध्यम से हमने देखे VNTR के भूमिका अंगुली छापन, DNA अंगुली छापन में। नेक्स्ट हमारा 19वां क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में कोई 4 अंतर लिखिए। तो देख लेते हैं, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? प्रतिरक्षा वह क्षमता है जिससे द्वारा शरीर रोगजनक जैसे जीवाणु, विषाणु आदि तथा उनके विषाक्त पदार्थों के विरुद्ध स्वयं की रक्षा करता है। मतलब शरीर में हमारे एक ऐसी क्षमता है, शक्ति है जो हमारे शरीर को क्या है, रोगजनक जैसे जीवाणु, विषाणु और उनके विषाक्त पदार्थों के विरुद्ध क्या है, उससे लड़ाई लड़ता है और हमें क्या सुरक्षित रखता है। जिन्हें इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, कमजोर होता है, वो क्या है, तुरंत रोग हो जाता है। जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है वो क्या है, रोगों से लड़ जाते हैं और उन्हें लंबे समय तक क्या रोग नहीं हो पाता। ओके, अब सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में आपको अंतर बताना, तो यह अंतर दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। 4 पॉइंटों में अंतर दिया हुआ है। संक्रमण होने पर सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, संक्रमण होने पर अथवा टीके द्वारा प्रतिरक्षियों का विकास व्यक्ति के शरीर में ही होता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में किसी अन्य पृष्ठधारी जंतु के शरीर में विकसित प्रतिरक्षियों को मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। सक्रिय प्रतिरक्षा इस प्रकार समझिए, सक्रिय प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो व्यक्ति के शरीर में ही उत्पन्न होता है। यानी जो हमें टीके लगाए जाते हैं, टीके हमारे शरीर में गए और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या है, मजबूत किया, उसने विकास किया, तो शरीर के अंदर ही। निष्क्रिय में क्या है कि पहले से ही प्रतिरक्षा तंत्र तैयार कर लिया जाता है मजबूत वाला, ओके, किसके सहायता से, अन्य जंतु के शरीर की से निकाला जाता है उसका इम्यूनिटी सिस्टम, और हमारे में क्या है, उसे डाल दिया जाता है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को, तो इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम और मजबूत हो जाए। तो यह आपका जाएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में। इस प्रकार जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है, इसमें इस प्रकार की प्रतिरक्षा का विकास होने में समय लगता है भैया, क्योंकि ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, ओके, एक्टिव इम्यूनिटी है, ये हमारे शरीर में ही उत्पन्न हो रही है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा तैयार होने में। निष्क्रिय में क्या होता है कि ऑलरेडी क्या है, दूसरे के जीव के शरीर से इम्यूनिटी निकाल ली गई है और हमारे बनी बनाई इम्यूनिटी, ओके, प्रतिरक्षा हमारे में डाली जा रही है, इसलिए तैयार एंटीबॉडीज प्राप्त करने के कारण निष्क्रिय प्रतिरक्षा तुरंत क्या प्रभावी हमें दिखाई देता है। और जो सक्रिय लेकिन प्रतिरक्षा होता है वो दीर्घकालीन होता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, अधिक समय तक प्रभावी नहीं होता है। ये आपके दिए सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर तैयार कर लीजिएगा, 4 पॉइंटों के माध्यम से दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को केवल चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, प्रीवियस पेपर की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो तैयार करके आपको रखना है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है। तो पहले तो ये पॉइंट दिए हुए, 3 पॉइंट दिए हैं इसकी थ्योरी, ओके, तो वो है दिया है, फिर आपका डायग्राम दिया हुआ है यहाँ से, और इसके आगे भी आपका 2 डायग्राम, यहाँ 2 डायग्राम को रहने वाले हैं। तो आपका एक ये डायग्राम है, दूसरा आपका ये डायग्राम रहने वाला है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के संबंधित, ओके। बाकी थ्योरी में क्या लिखना है वो आपका दिया हुआ है, थ्योरी बस केवल इसकी इतनी ही रहने वाली है, बाकी इसके डायग्राम में आपका ये रहने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है, और उसके बाद आपका ये रहने वाला है, तो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 20वां क्वेश्चन आ जाता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस को चित्र सहित लिखिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस देख लेते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस है क्या? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के अणुओं को उनके आकार और आवेश के आधार पर अलग अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या विद्युत क्षेत्र से की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, सिद्धांत में आप समझ जाएंगे कि डीएनए अणु क्या ऋणात्मक आवेशित होते हैं। जब इन्हें एगारोज जेल में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो डीएनए अणु क्या है वो ऋणात्मक है, ओके, तो धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। छोटे डीएनए खंड होते हैं वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, छोटे हैं, हल्के रहते हैं, आगे से भगते, बहुत तेजी से आगे भगते हैं, जबकि बड़े डीएनए खंड थोड़े भारी होते हैं तो इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। इस प्रकार क्या डीएनए खंड का आकार के अनुसार उनके अलग हो जाते हैं। संक्षेप में हम समझते हैं इसे,
शॉर्ट अब देखिए यहाँ कई चीजें आपको बतानी, पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस बताना, फिर सिद्धांत भी बताना है, प्रक्रिया भी बताना, उपयोग भी बताना है। अगर आप प्रक्रिया डिटेल से बताएंगे तो बाकी चीजें नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको जब 4-5 टॉपिक एक साथ पूछा जा रहा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस क्या है, फिर उसको सिद्धांत, फिर उसकी प्रक्रिया, फिर उसके उपयोग, ये सब चीजें आपको बताना, डायग्राम भी आपको बनाना है, तो फिर आपको हर चीज को शॉर्ट में करना है। ओके, तो प्रक्रिया क्या है, पहले हम एगारोच पाउडर से जेल तैयार करते हैं। उसके बाद हम क्या है, जेल को क्या है जेल का हम क्या कूप बनाते हैं। ओके, कुआं बनाते हैं पूरा। उसके अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए नमूने कूपों में डालते हैं, फिर विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। विद्युत धारा जैसे प्रभावित करेंगे तो डीएनए खंड के अलग अलग दूरी तय करते हैं, और रंग की सहायता से हम क्या है, डीएनए बैंडिंग दिखाई देते हैं। किस प्रकार से होता है कि ये हमने एक बॉक्स ले लिया है। ओके, यहाँ आपका हो जाएगा धनात्मक, और ये हो जाता है आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ओके, ये आज आपका एनोड लगा हुआ है। तो धनात्मक आपका ये होगा धनात्मक, और ये होगा आपका ऋणात्मक। ओके, इसके बाद ये हमारा यहाँ हमने क्या भर दिया है, एगारोच पाउडर से जो हमने जेल बनाई है वो भर दी है, और यहाँ हमने छोड़ दी है क्या है, ये हमारे डीएनए। ओके, अब ये क्या है, डीएनए और इस साइड क्या गति करेंगे, तो इस साइड ये गति करेंगे, तो जो कुछ बहुत तेजी से भाग जाएंगे वो कुछ थोड़ा धीमी गति से रहेंगे, जो बड़े रहेंगे वो धीरे गति से रहेंगे। इस प्रकार से पूरी बनता है डायग्राम। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या है अलग कर लेते हैं। उपयोग क्या होता है इनका, उपयोग है डीएनए फिंगरप्रिंट में उपयोग होता है, जीन के विश्लेषण में उपयोग किया जाता है, अनुवांशिक रोगों की पहचान में उसका उपयोग किया जाता है, पीसीआर उत्पादों की जांच करने में किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या ये कंप्लीट हो जाता है। हमने यहाँ पूरा समझ लिया है क्रम में, और बिल्कुल शॉर्ट में सिंपल मैंने आपको यहाँ आंसर बिल्कुल बता रहा हूँ। ओके, बड़े बड़े टॉपिक को मैं सिंपल यहाँ करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जेल इंटरफोरेंसिस डीएनए खंडों को अलग करने की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का आधार मानी जाती है। अथवा में हमारा क्वेश्चन है, क्लोनिंग संवाहक किसे कहते हैं, संवाहक की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहक वह डीएनए अणु होता है जो वांछित डीएनए खंड को अपने साथ जोड़कर उसे पोषक कोशिका में प्रवेश कराने तथा उसकी प्रतिक्रिया यानी डुप्लीकेट क्लोन कराने में क्या सक्षम होता है। उदाहरण के लिए जैसे प्लाज्मेट हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, कामिस्ट हो गया, ये सभी क्या है क्लोनिंग संवाहक है। ओके, अब हमें यहाँ बताना है संवाहक की 4 विशेषताएं। तो विशेषताएं दी हैं, पहली विशेषता है स्वतः प्रतिकृति बनाने में सक्षम होता है, ये स्वयं क्या है डुप्लीकेट अपना बनाने में, प्रतिकृति बनाने में, क्लोन बनाने में क्या सक्षम होता है। दूसरा चयन सूचक जीन होता है, ऐसे जीन होते हैं जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन जिसमें परिवर्ती कोशिकाओं की पहचान की जा सकती है। तीसरी विशेषता है प्रतिबंध स्थल, इसमें एक या अधिक प्रशिष्ट प्रतिबंध एंजाइम स्थल होते हैं जहाँ वांछित डीएनए के हम जोड़ा जा सकता है। फिर नेक्स्ट विशेषता है छोटा आकार और स्थिरता, संवाहक का आकार छोटा होना चाहिए ताकि वह आसानी से होस्ट कोशिका में प्रवेश कर सके और स्थिर रूप से क्या बना रहे। तो ये आपकी दी है क्लोनिंग संवाहक की विशेषताएं। क्लोनिंग संवाहक पुनः संयोजित डीएनए तकनीक का एक अनिवार्य घटक है जिसके बिना जीन क्लोनिंग क्या संभव नहीं। ये आपको बताया जा रहा है क्लोनिंग संबंध के बारे में, उसकी विशेषताएं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है जो आपके क्लास 12th बायोलॉजी का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर में जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। और मैंने ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से सॉल्यूशन बता दिया, जिस तरीके से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, जहाँ से आपको है थोड़ा आपको क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना चाहिए वो भी आपको समझ में आ गया है। बाकी आपको अगर आप चैप्टर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा किस चैप्टर से हमारे लॉन्ग टाइप के बन रहे हैं, किस चैप्टर से शॉर्ट टाइप के बन गए होंगे। पेपर पैटर्न थोड़ा आपको डिफिकल्टी लेवल भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपका क्या बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल रहेगा। तो लेवल आपका क्या डायरेक्ट एकदम आसान नहीं रहने वाला है। अगर आप क्या टॉपिक को समझते हैं तो नोट्स से ओके तैयारी करते हैं तभी ये दोस्तों आप क्या हाई स्कोर करेंगे। तो आपको यहाँ हर टॉपिक को डिटेल से नोट्स की सहायता से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्या अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ओके, एकदम प्योर सिलेक्टिव पढ़ने से आप फुल स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, मेरे पूरे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं ऑल चैप्टर के, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ओके, सभी के एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनुराग साथी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको ब्रह्मास्त्र साइंस बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। साइंस बैच ज्वाइन करने से फायदा रहेगा कि आपकी ऑल 5 सब्जेक्ट की आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। एडिशनल में अगर मैथ लिए हैं तो वो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो बैच जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अलग से आप क्या किसी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो अलग से भी आप उस सब्जेक्ट का कोर्स ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।